पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व। आप अपने आसपास किसी भी एक व्यक्ति को याद कीजिए, सोचिए उसके बारे में कि आपको उस व्यक्ति की पर्सनालिटी बहुत अच्छी लगती है। अब उसकी पर्सनालिटी क्यों अच्छी लगती है? वो देखने में बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, नैन नक्श बहुत अच्छे हैं, उसकी बातें बहुत अच्छी हैं, उसकी ज़हानियत, उसकी ज़हन, उसका सोचने का तरीका बहुत अच्छा है, या कुछ और। या हो सकता है कि बस अच्छा लगता है। क्यों लगता है नहीं पता। तो आखिर हम पर्सनैलिटी किसे कहेंगे? तो ज़रा पर्सनैलिटी के इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। आज की हमारी ये वाली क्लास सिर्फ पर्सनैलिटी के इंट्रोडक्शन पर है और थोड़ी सी इसकी जो शुरुआती थ्योरीज जो जनरेट हुई थी उनमें से किसी एक थ्योरी के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पर्सनैलिटी शब्द एक लैटिन शब्द से बना है और वो शब्द है परसोना। परसोना का मतलब होता है मुखौटा, मास्क। आम, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। तो सच भी है, हमारे सामने लोग जिस तरह से पेश आते हैं हम उसी को तो उसकी पर्सनैलिटी समझते हैं। लेकिन क्या वो उसकी हकीकत है? क्या वो सच में वैसा व्यक्ति है जैसा वो हमें दिखाता है? तो ये कह सकते हैं कि मुखौटा यानी कि जो चेहरा सोसाइटी के सामने दिखाई देता है, हम उसको पर्सनैलिटी के रूप में मानना शुरू कर लेते हैं। लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। हम भी जानते हैं कि जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। तो इसलिए मुखौटे से बढ़कर एक आदमी की पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व हो सकता है। तो इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस आई और इसमें जो सबसे अच्छी डेफिनेशन, कंप्लीट डेफिनेशन जो आई, जो आज भी लोग मानते हैं, वो है ऑलपोर्ट की। मैं इसकी डेफिनेशन एक बार हिंदी और अंग्रेजी में बोल देता हूँ और उसके बाद इस डेफिनेशन में जो जो कीवर्ड्स आए हैं, जो शब्द आए हैं, उनके बारे में ज़रा हम देखेंगे। सबसे ख़ास इम्पॉर्टेंट जो ये डेफिनेशन है ये दी थी ऑलपोर्ट ने। ऑलपोर्ट ने पर्सनालिटी की फील्ड में बहुत काम किया। उन्होंने कई डेफिनेशंस दी, उनमें से कई डेफिनेशंस में से एक ये डेफिनेशन है: Personality is the dynamic organization within the individual of those psychophysical systems that determine his unique adjustments to his environment. हिंदी में बता देता हूँ। व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील संगठन है जो वातावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। अब इस इतनी बड़ी डेफिनेशन में क्या क्या विशेषताएं हैं, जो क्या क्या शब्द आए जिनके बारे में हमें पढ़ना है, वो ये है कि इसमें एक शब्द आया है डायनामिक, यानी गत्यात्मक, गतिशील। किसी आदमी की पर्सनैलिटी डायनामिक होती है, यानी वक्त के साथ, एक्सपीरियंस के साथ, इंटेलिजेंस के साथ, एक्सपीरियंस के साथ वो बदलती रहती है। जैसी आज पर्सनैलिटी है ज़रूरी नहीं कल भी वैसी रहेगी। आप खुद अपने बारे में सोच सकते हैं कि आप कुछ सालों में कितने बदल गए हैं। एक शब्द है विद इन, यानी कि ये व्यक्ति के भीतर ही कहीं होता है। अब भीतर ही कहीं होता है इसका मतलब व्यक्ति के अंदर जो जिन गुणों को लेकर वो पैदा हुआ है, उसकी इंटेलिजेंस, उसका एप्टीट्यूड, उसका इंटरेस्ट, ये सब तो सोशल फैक्टर्स हैं, सामाजिक कारक हैं। लेकिन उसका जो नैन नक्श, रूप, गुण, ब्लड ग्रुप, ऐसी चीज़ें जो उसको माता पिता से मिली हैं, ये भी पर्सनैलिटी का भाग है। एक शब्द है साइकोफिजिकल, यानी मन और शरीर दोनों का तालमेल। तो यानी कि एक व्यक्ति अपने मन और शरीर दोनों के द्वारा अपने व्यक्तित्व को जाहिर करता है। अगर हम विराट कोहली की बात करें, अगर हम सचिन तेंदुलकर की बात करें, तो शारीरिक रूप से तो उन्होंने दिखाया ही है कि वो कितने सक्षम हैं, कितने क्लासिकल और किस्म के खिलाड़ी हैं। साथ ही साथ उनके व्यवहार से पता चलता है कि उनका टेम्परामेंट कैसा है। दोनों का टेम्परामेंट एकदम अलग है। एक बहुत गुस्से वाले हैं, एक बहुत शांत स्वभाव के हैं। तो ये तो मन हो गया। और अगर हम शरीर की बात करें तो दोनों का खेलने का जो तरीका है, जो स्टाइल है, वो शारीरिक कारक में आता है। तो एक व्यक्ति का व्यक्तित्व मन और शरीर दोनों के तालमेल से बनता है। एक शब्द है यूनिक एडजस्टमेंट विद द एनवायरनमेंट, यानी कि व्यक्ति वातावरण के साथ एक जो अनोखा सामंजस्य स्थापित करता है। अब देखिए, हमारे आसपास जो वातावरण है वो सभी के लिए एक जैसा है। आजकल हम सभी लॉकडाउन में हैं, तो सभी एक जैसी चीज़ों को फेस कर रहे हैं। लेकिन
हम सब इस लॉकडाउन को अपने अपने ढंग से एडजस्ट कर रहे हैं, और उसी की वजह से कोई कुकिंग में टाइम स्पेंड कर रहा है, कोई मूवीज़ देख रहा है, कोई घर में कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी कर रहा है, और उसका इस वातावरण के साथ सामंजस्य करने का तरीका दूसरे से अलग है, इसीलिए उसकी पर्सनैलिटी भी तो दूसरे से अलग हुई। इसका मतलब वातावरण भले हमें एक जैसा मिल जाए या अलग अलग मिल जाए, हम उसके साथ जिस तरह का तालमेल बिठाते हैं, उससे हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है, बहुत कंप्लीट सी डेफिनेशन है। और पर्सनालिटी में अगर हम थ्योरीज की बात करें, तो दो तरह की थ्योरीज मिलती हैं, और इनको हम दो वर्गों में बांट सकते हैं, दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक है प्रकार सिद्धांत, जिसे अंग्रेजी में टाइप थ्योरी कहते हैं, और दूसरी है शील गुण सिद्धांत, यानी ट्रेट थ्योरी कहते हैं। ट्रेट थ्योरी काफ़ी बाद में आई थी। शुरुआत में टाइप थ्योरी आई कि ये इस टाइप की पर्सनालिटी है, ये इस टाइप की पर्सनालिटी है, वो उस टाइप की पर्सनालिटी है, टाइप में बांट दिया था। उसके आंतरिक गुणों के ऊपर इतना चर्चा नहीं की गई थी। आप धीरे धीरे जब आप थ्योरीज को पढ़ते चले जाएंगे, आपको अपने आप अंत में पता चल जाएगा कि टाइप और ट्रेट में क्या फ़र्क है। उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। फिलहाल आज मैं आपको टाइप थ्योरी की एक थ्योरी करवाऊंगा, और फिर आगे की वीडियोस में आप बाकी की थ्योरीज को देखेंगे। तो टाइप थ्योरी में सबसे शुरुआती दौर में जिसने सबसे पहले कोई थ्योरी देने की कोशिश की थी, वो था हिपोक्रेटस। हिपोक्रेटस ने टाइप थ्योरी की शुरुआत की, और उसने शरीर के द्रवों के अनुसार व्यक्तित्व को बांटा, यानी कि बॉडी फ्लूइड्स के अकॉर्डिंग। अब इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा देखिए, हमारे पास इससे संबंधित एक एग्जाम्पल है। आप आयुर्वेद में तो जानते हैं कि शरीर में पित्त, वात, ये कुछ अलग अलग तरह के हमारे शरीर में अवयव होते हैं, जिसकी वजह से हमारी पर्सनालिटी अलग हो जाती है। ठीक ऐसे ही जो हिपोक्रेटस है, उन्होंने बताया कि हमारे शरीर में चार तरह के लिक्विड होते हैं, फ्लूइड होते हैं, द्रव होते हैं, और जिस फ्लूइड की मात्रा ज़्यादा होगी, उसके हिसाब से उसकी पर्सनालिटी उसी तरह की हो जाएगी। और इनको इन्होंने नाम दिया चार। मैं नाम बता रहा हूँ, आप लोग लिख सकते हैं। येलो बाइल, ब्लैक बाइल, ब्लड बाइल, एंड फ्लेम बाइल। हिंदी में बता देता हूँ। पीला पित्त, काला पित्त, रक्त पित्त, कफ या श्लेष्मा पित्त। ये चार तरह के फ्लूइड्स हैं। तो जिस तरह का फ्लूइड जिसके शरीर में जितना ज़्यादा बनेगा, उसकी पर्सनैलिटी उसके अनुसार अलग हो जाएगी। जैसे अगर किसी के शरीर में येलो बाइल या पीला पित्त इसकी मात्रा अधिक है, तो थोड़ा चिड़चिड़ा सा होगा। हर चीज़ में मीन मेक निकालने वाला होगा, किसी चीज़ से खुश नहीं होने वाला होगा, हमेशा परेशान सा रहेगा, डिप्रेशन में रहेगा, स्कीज़ोफ्रेनिक भी हो सकता है। दूसरा है ब्लैक बाइल, यानी कि काला पित्त। जिसके शरीर में काला पित्त अधिक बनता है, वो उदास बहुत रहेगा, सैड रहेगा, नेगेटिव अप्रोच वाला रहेगा, हर चीज़ में बुराई देखने वाला होगा, और अपने लाइफ को लेके, अपने अम, गुणों को लेकर हमेशा दूसरों से कम महसूस करेगा। तीसरा है ब्लड वाइल। ब्लड बाइल यानी रक्तपित्त, जिसके अंदर इसकी मात्रा अधिक होगी, वो बड़ा खुश मिजाज होगा, प्रसन्न रहने वाला होगा, हर चीज़ में पॉजिटिव चीज़ें ढूंढने वाला होगा, हर चीज़ को पॉजिटिव एंगल से देखेगा, उसे कोई बुराई नज़र नहीं आती। चौथा है फ्लेम बाइल, यानी कि कफ या श्लेष्मा पित्त। इस द्रव की मात्रा जिसमें अधिक होती है, वो शांत स्वभाव का होता है। आप किसी योगी सन्यासी को इस रूप में देख सकते हैं कि आसपास जितनी भी घटनाएं घट रही हों, वो उसको लेके बिल्कुल शांत रहता है, संतुलित रहता है। तो ये चार तरह के द्रवों के आधार पर चार तरह की पर्सनालिटी को एक्सप्लेन किया था हिपोक्रेटस ने। आगे आने वाली वीडियोस में और भी हम थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे कि शरीर की रचना के आधार पर किस तरह के सिद्धांत आए। उसमें क्रेशमर है, शेल्डन है, उनके बारे में भी पढ़ेंगे। फिलहाल आप इस वीडियो से इन पॉइंट्स को सुनकर नोट्स बना लीजिए, फिर अगली वीडियो में आप अगली थ्योरीज को देखेंगे।